सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में और जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है उसके पेश नज़र दफ़ा 144 वहाँ पर भी लाहौर में भी अटक में नाफिज की गई। और साथ ही साथ चूँकि पाकिस्तान 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी करने जा रहा है, इस सिलसिले में भी हम देख रहे हैं कि कड़ी तैयारियाँ इस वक्त की गई हैं। इस सिलसिले में एक खबर आज आई, वो खबर ये कि भारतीय जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी इस SCO समिट में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं और ये इनका पहला दौरा होगा जयशंकर साहब का 2015 के बाद। इससे पहले हम देख चुके हैं कि सुषमा स्वराज साहिबा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर चुकी हैं पाकिस्तान में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि पिछले साल यानी गुज़श्ता साल पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा उस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे, वो भी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत में जो कि हुई थी मुनाकिद, उसका हिस्सा बन चुके हैं। अब इस खबर को कि हमारे तज्जियाकार किस तरह से देख रहे हैं, चूँकि एक अहम डेवलपमेंट है 2015 के बाद अगर किसी भारतीय सिफारतकार का ये दौरा होगा, साथ ही साथ वहाँ से नुमाइंदगी की जाएगी, बायलैटरल जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतरी की जानिब जाएंगे, क्या मामलात बनेंगे, इस पर बात करते हैं। साथ ही साथ जो इस वक्त इस्लामाबाद में सिचुएशन है उस पर भी कमेंट लेंगे। मैं डिस्कशन का आगाज़ करती हूँ, पैनलिस्ट करती हूँ। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ हैं, हमाद रुहेला हैं, असद निज़ामी, अली आफ्ताब ने आज हमें ज्वाइन किया। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है, भारत से गवर्नमेंट के नुमाइंदे यहाँ आएंगे, SCO होस्ट करना ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए एक माइलस्टोन है, एक अचीवमेंट होगी, लेकिन इसको सक्सेसफुल बनाना तभी इसकी अचीवमेंट होगी। किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए आमना, कल तक तो कोई डेवलपमेंट नहीं थी और यहाँ पे इस्लामाबाद में सरकारी हल्के तो यही बता रहे थे कि कुछ इफ्स एंड बट्स की बात हो रही है, आने के लिए तैयार नहीं है, क्या हुआ। अब बुनियादी सवाल इस वक्त यही है कि जयशंकर वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान में आ रहे हैं वो बायलैटरल लेवल पे तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई इससे ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो आपने खुद ही बताया ये 2015 के बाद कोई यहाँ पे बंदा इस लेवल का नहीं आया, बावजूद इसके कि बाहर से भी कहा गया, अमेरिका, चाइना, रशिया ने भी कोशिश की कि इनके ताल्लुकात में कम से कम इस हद तक हो जाए कि कोई मुलाकातें थोड़ी बहुत शुरू हों। लेकिन आमना ये SCO का फोरम इतना ज़बरदस्त है और पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट में इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि 2017 में पाकिस्तान को एक फुल मेंबरशिप इसकी मिल गई थी। अब इसको कहा जाता है शंघाई ताउन तंजीम को नेटो ऑफ द ईस्ट, तो इस लिहाज से इसका इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, रीजनल, अदरवाइज और ग्रेटर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में इसकी बड़ी अहमियत है। अब ये कहा जा रहा है कि ये 11 तार पे जो फैसला किया गया, बुनियादी तौर पे जो खबरें यहाँ से पता चल रही हैं, चाइना और रशिया की तरफ से बड़ा शदीद दबाव था हिंदुस्तान की हुकूमत पे कि भाई आपके बायलैटरल मामलात ठीक है जो कुछ भी हैं, लेकिन यह है कि ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, सरबराही कॉन्फ्रेंस है, चले आप मोदी साहब नहीं आते उसके बाद कम से कम फॉरेन मिनिस्टर तो आए। उसके बाद ये फैसला 11th आवर पे किया उन्होंने कि ये 11th आवर तो नहीं, भी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन बड़ा लेट फैसला किया और जबकि खबरें यही आ रही थी कि वो यही पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब उनका आना, अब देखते हैं कि साइड लाइन पे पाकिस्तानियों से उनकी मुलाकात इससे हट के बायलैटरल लेवल पे होती है नहीं होती, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इसकी बड़ी अहमियत है कि ये जिस तरह का ये बड़ा फोरम है, मेरा ख्याल है आंदा आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि शायद अमेरिका और चाइना का दबाव अगर रहता भी है तो इस SCO के प्लेटफॉर्म के अलावा भी शायद बायलैटरली भी हमारे तल्लुकात में कुछ बेहतरी आ सके और कुछ मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो सके आगे के लिए। जी ठीक है हमाद, आप समझते हैं कि हाँ ये जो एक इनकी शिरकत होगी जयशंकर साहब की, उसके बाद जो एक बर्फ़ जमी हुई थी वो पिघलेगी, जो कि पिछले साल गुज़श्ता साल बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कर चुके हैं दौरा, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा था कि एशिया कप जब पाकिस्तान में होस्ट कर रहे थे उस वक्त भारतीय टीम को यहाँ भेजने से इनकार कर दिया गया था, ऑल्दो कि हमारी टीम T20 कप का हिस्सा बनी थी, लेकिन इस बार भी अब यही मामला चल रहे हैं। तो अब ये कुछ बेहतर होंगे ताल्लुकात? देखिए, हम बड़े मासूम लोग हैं, हम छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा देते हैं। मेरे ख्याल से जो साल हर साल में बर्फ जमी है वो चंद दौरों से तो नहीं पिघल सकती। इस इशू के ऊपर, शंघाई इशू के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, पहले जो मेरे दिल के करीब ज्यादा इशू है, मुझे इजाजत दीजिए मैं उस पर बात करना चाहूंगा। 1-1.5 माह से हम देख रहे थे, जो आपने इंट्रो में अपनी बात की, 1-1.5 माह से हम देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई या तो कॉल दे दी जाती है एहतजाजी रैली की, या एहतजाज किया जा रहा होता है, या कंटेनर लगाए जा रहे होते हैं।
हमें बताया जा रहा है कि ये जमहूरियत का हुस्न है, ये एहतजाजी रैलियां जो हो रही हैं, इस्लामाबाद का जो हशर हुआ हुआ है, लाहौर का जो इस वक्त हशर हुआ हुआ है, 12 बजे से मेरे एक जानने वाले इधर मोटरवे पे फंसे हुए हैं, वो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो जो हमें बताया जाता है कि ये जमहूरियत का हुस्न है, तो इस पे हमारा सवाल उठता है कि ये जो जमहूरियत का हुस्न है, ये जमहूरी तरक्की याफ्ता ममालिक इससे क्यों महरूम रह गए हैं? हम क्यों नहीं देखते कि न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में, जहां हमसे बहुत ज्यादा जमहूरियत है, वहां तो अगर ये जमहूरियत का हुस्न है तो बहुत ज्यादा ऐसी एहतजाजी रैलियां होनी चाहिए। वहां पर क्यों शहर को बंद नहीं किया जाता कंटेनर से? ये हमारे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पाकिस्तान के शहरियों की ही क्यों किस्मत है कि हमने ही कंटेनरों के साए में रहना है? वहां पर अगर ये जमहूरियत का हुस्न होता तो बड़ा आसान होता डेमोक्रेसी इंडेक्स के लिए कि वो बस रैलियां गिन लेते, किस मुल्क में कितनी रैलियां निकाली गई हैं, और उसकी रैंकिंग उतनी ऊंची रख दी जाती कि वहां पर ज्यादा जमहूरियत है। जमहूरियत का जो इंडिकेटर्स हैं वो ये नहीं है, वहां पर इंफरादी लेवल पे देखा जाता है। इंफरादी लेवल पे देखा जाता है कि वहां पर एक आम शख्स की नक्लो हरकत कितनी पॉसिबल है, उसको मजहबी आजादी कितनी है, वहां पे मईशत कारोबार करने के मौके उसको कितने हैं, इसी तरीके से उसका जान, उसकी माल, वो कितनी तहफ्फुज में है। यहाँ ये नहीं देखा जाता। हमें बताया जाता है कि जी एहतजाज ही जमहूरियत का हुस्न है। जो रोजाना कमाने वाला है, जो रोजाना खाने वाला है, उसके बारे में हम नहीं सोच रहे, और जब तक हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, यही नौटंकी, सियासी नौटंकी को हम जमहूरियत कहते रहेंगे, और इसी हुकूमती नाअहली को हम जो है मजबूरी कहते रहेंगे। जिन ममालिक में हुकूमतें नाअहल नहीं है, जिन ममालिक में सियासी नौटंकी नहीं है, वहां 25 से 50 साल का गेम प्लान बनाया जाता है। शंघाई कॉर्पोरेशन जो है, ये उसी की एक एग्जाम्पल है। 96 में बनाई गई, शंघाई 5 के नाम से हमारे सामने आई, और फिर इस कलील अरसे में हमने देखा है कि इसने अपनी अहमियत पूरी दुनिया को दिखा दी है। कितनी ही मिलिट्री एक्सरसाइजेज जॉइंटली कंडक्ट कराई हैं, इसके अलावा इतना कुछ कराया है जो दुनिया के सामने है, जो चाइना की सक्सेस है कि उसकी वजह से काफी ममालिक करीब आ चुके हैं जी। अब ये जो हमारी बात है, जयशंकर साहब की तरफ से जो ऐलान आया, बड़ा अच्छा ऐलान है, इसका हमें इस्तकबाल करना चाहिए, इनका हमें जब वो आए, और हमें इस्तकबाल वैसे करना चाहिए जैसे बिलावल भुट्टो साहब का नहीं किया गया था। जो तफरीक उन मेहमानों में रखी गई थी बिलावल भुट्टो साहब से मिलते हुए, वैसी तफरीक हमने दिखाना है कि हमारा मुल्क, हमारा मजहब, हमारी तहजीब हमें इजाजत नहीं देता कि हम अपने मेहमानों में फर्क कर सके। दूसरी बात जो आपने बात की कि चले बिलावल साहब भी गए थे, बिलावल साहब गए थे और आते ही उन्होंने कहा था कि दौरा बहुत कामयाब रहा है। उस वक्त भी लोगों ने सवाल उठाया था, आज तक उठा रहे थे कि क्या कामयाबी हमें लेकर आए हैं, ऐसा क्या बर्फ पिघल गई इतनी जल्दी? जैसा मैंने पहले अर्ज किया, बर्फ नहीं पिघलती। मेरे ख्याल से उस सवाल का जवाब आज मिल गया है हमें कि जब हम गए तो वही हमारी कामयाबी है कि आज वो लोग भी वापस आ रहे हैं। एक चीज मैं आखिरी बताता चलूं, भारत की तरफ से ये बहुत कम देखने में आया है जी, क्विकली, भारत की तरफ से ये इक़दाम कम देखने में आए हैं। 2023 में आप देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने भी वर्चुअली वहां पर शिरकत की, हम उनको वर्चुअली शिरकत की दावत सार्क में देते रहे, वो नहीं आए। 2016 में सरताज अजीज साहब वहां पर गए, 2016 में ही उन्होंने सार्क जो पाकिस्तान में होना था वो नहीं आए। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आइंदा ऐसे नहीं रहेगी। बात करने से ही बात बनती है, और हमें अच्छे की उम्मीद जरूर रखनी चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। चलें असद, आपकी जाने बातें, इस विजिट को किस तरह से देख रहे हैं? एससीओ के ही शमूलियत के लिए आ रहे हैं, लेकिन 2015 के बाद? अच्छा जी, एससीओ की हद तक अगर बात की जाए तो ये जयशंकर साहब का आना जो है बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ इनका इंडिया का ये एक डेकेड के बाद किसी को भेजना जो है, ये एक मुस्बत चीज़ देखनी चाहिए हमें। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है एक माहौल क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर हम भी थोड़ी जो बर्फ़ पिघलाने की कोशिश जारी हो गई है। आपको याद होगा आज से कुछ देर पहले मोदी जी का जो एयर स्पेस शेयरिंग का भी एक हुआ था, हमने शायद इस शो पे भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तानी एयर स्पेस जो थी वो अलाउ की गई थी उनको टू ट्रैवल बैक टू इंडिया, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और वो तो एससीओ समिट जो है उसकी अपनी मकबूलियत तो है हमारे सामने, इतने सालों से उन्होंने जो चीज़ें अचीव की हैं वो बहुत अच्छी हैं, और उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स और इस खिते के अंदर इंडिया पाकिस्तान उनके जो टेंस रिलेशन है, मेरे ख्याल में जो बाकी मेंबरान हैं इसके, जो बाकी शिरकत करेंगे पाकिस्तान में, वो भी यही चाहते हैं कि ये मामलात जो हैं ये बेहतर हों, और आगे जाते हुए ये एक मुस्तकिल मजाजी से ये मामला चले कि मज़ीद मतलब ये ताल्लुकात बेहतर हों, और ना सिर्फ किसी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक कॉन्फ्रेंस को बहाना बना के ये दो मुल्क जो हैं आपस में डिबेट करें, बल्कि ये आगे जाते हुए ये चीज़ें वो डिप्लोमेटिक नाइसिटी कराई जाती हैं। वो आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, लेकिन साथ ये भी बता देते कि वो हमेशा ये होता है कि जिनकी सरजमीन के, जिनकी फलाई हुई से आप गुजरते हैं, को पैगाम, को अच्छा पैगाम दिया जाता है, कोई बातचीत की जाती है, वो सिरे से नहीं दी गया। सही जी असद।
जी जी बिल्कुल। तो जी उसके साथ साथ आपने जब जिक्र किया इसका, ये एससीओ एक तरफ होने को जा रहा है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद जो है उसकी अपनी सूरत हाल पे हमें बिल्कुल डिस्कशन करनी चाहिए। एक तो देखें रोहेला साहब ने बिल्कुल सही तरह बयान किया कि जमहूरियत का अगर हुस्न यही है तो बाहर हमें क्यों देखने को नहीं मिलता। बड़ा अच्छा उनका पॉइंट है। आप देखें कि एक तरफ तो आपने कंटेनर्स जो हैं वो लगा के एक फिजिकल मूवमेंट जो है उसको महदूद कर दिया, उसके साथ साथ आपने जो मोबाइल फोन्स की बंदिश की, आपने डिजिटल मूवमेंट भी बंद कर दी है उस शहर की। हमने देखा कि ये इलेक्शन के दिन जो 8 और 9 तारीख के इलेक्शन थे उसके अंदर भी फोन्स जो है वो बंद रहे, उसके अलावा और उससे बड़ी मुश्किलात पैदा हुई। अब ये लाहौर के अंदर कल के दिन कराची यहाँ पे भी आज इंटरनेट सर्विस बंद होने की खबरें चलती रही। सही जी जी। तो अब ये देखिए ना, जो पहला जो शिकार पहले होता था जी कि सड़कें बंद होंगी, अब जो है सबसे पहला शिकार होता है जी कि डिजिटल डेटा और बाकी चीज़ें बंद करें, ये ना जानते हुए कि इनके जो वर्क अराउंड्स हैं अब वो बहुत ज़्यादा लोगों ने सीख लिया, और ख़ास तौर पे हमारे अवाम ने तो इस तरह से सीख ली है कि ये बंदिश जो है ये बड़े महीनों से मुस्तकिल चल रही है। पहले कोई जी जो फायर वॉल है उसकी वजह से लोग जो है वो VPN का सहारा लेते हैं, अब इसको भी आप काउंटर करने के लिए VPN ऑन कर लेंगे, फिर ब्रॉडबैंड बंद नहीं होता, मोबाइल फ़ोन बंद है, एक अजीब सी खिचड़ी है। तो व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस? इससे हम क्या करना चाह रहे हैं? कल के दिन अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब की, तो वो बड़ी स्टर्न एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके उन्होंने तकरीबन ये कहा था कि अगर आप आए इस दफ़ा तो हम भी लीनियंसी शो नहीं करेंगे, और उसको उन्होंने उसका तनाजुर इस तरह से दिया कि वो मलेशियन जो आए हुए हैं उनके लीडर जो हैं वो उनकी वजह से बड़ी एक सिक्योरिटी की सिचुएशन है, तो चलें वो तो अब चले जाएंगे, उसके बाद ये सिलसिला क्या ख़त्म हो जाएगा। आपने बेसिकली एक माहौल क्रिएट करना है जिसके अंदर आप जो अपोजिशन है उसको कोई ऑक्यूपाई करने दें। अब इसको मैं सिर्फ आखिर में लिंक करना चाहूँगा, ये जो आईनी तरमीम होने को जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान ने इसके अंदर जिक्र किया अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये आप नहीं, आप इतनी जल्दी क्यों करना चाह रहे हैं? 18वीं तरमीम जो थी उसमें करते करते 9 महीने लग गए थे, ये इतनी जल्दबाजी से, ये तो बड़ा जी गलत रिवाज बन जाएगा जी कि अगर आपके पास नंबर्स पूरे हो गए हैं, आपने ऑपोजिशन से मुशावरत नहीं की, तो आप बैठे कोई भी आईनी तरमीम कर लेंगे। आईनी तरमीम जो जब होती है तो वो तमाम मुल्क के लिए होती है, सारे अवाम के लिए होती है, नंबर 1। एंड नंबर 2, अगर आपने इसको हेस्ट से करना है और आप नहीं कर पा रहे तो आप ही के नंबर कट रहे हैं, और उसके साथ साथ आप ऑन बोर्ड लें ऑपोजिशन को, आप बाकी तमाम जो यहाँ पे हल्के हैं उनको ऑन बोर्ड लेके अगर आगे चलेंगे तो इसमें आप इसको शायद कर पाए आगे जाके। सो ये सारा कुछ जो है ये बेसिकली मेरे नजदीक हुकूमत के नंबर जो हैं इसके अंदर कट रहे हैं, बन नहीं रहे। एक सेंटिमेंट जो क्रिएट हुआ है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इर्द-गिर्द, वो और बेहतर हो जाएगा, और इन अमेंडमेंट्स को आगे पोस्टपोन किया जा सकता था ताकि अपोजिशन को ये जवाब ही ना मिलता कि हम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। अली की जानिब चलते हैं। अली, ये किस तरह से देख रहे हैं इस विजिट को जो जयशंकर साहब का, और दूसरा ये SCO समिट की कितना पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग होगा जो सारी सिचुएशन को देखते हुए अभी इसको होस्ट करना? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ। देखिए, इसके इंशाल्लाह बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे, और अगर खुदा न खास्ता ना भी हो सकें, वो कहते हैं ना कि हमने तो अपने हिस्से की शम्में जलाते चले जाना है। आप दुनिया के किसी भी जो है ना उसके शुमारिये देख लें, चाहे ब्लूमबर्ग के, चाहे किसी और मालियाती इदारे के, 2050 में चाइना और इंडिया दोनों की मईशत अमेरिका को इंडिविजुअली क्रॉस कर चुकी होगी। अब जो दौर है ना वो खित्तों का दौर है, वो ममालिक का दौर नहीं है। अब जो है ना उनके लिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क हो, एक अच्छा कारोबारी मुल्क हो। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तरक्की करें, हमारे आपस में अच्छे ताल्लुकात हों। अब जो है ना, और देखिए IMF ने हमारे बारे में ये कहा है कि शायद अगर हम अपनी सिमत ठीक कर लें तो ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो सकता है, या ना भी हो, अगेन हमें एक और भी करना पड़ जाए, उसके बाद भी एक और करना पड़ जाए। अपनी सिमत दुरुस्त करनी बड़ी ज़रूरी है। और सिमत कैसे दुरुस्त होगी कि हमने 77 साल में जो किया है अब सबको एहसास है। मुझे तो बहुत उम्मीद है कि हमारे हुक्मरानों को भी फाइनली एहसास हो गया है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी फाइनली एहसास हो गया है। मैं बड़ा खुश हूँ इस बात पे कि अब जो है ना हमने करना है कारोबार, हमने दुनिया के साथ ट्रेड करनी है, हमने जो है वो किसी चीज़ का ठेका नहीं उठाया हुआ। हम यहाँ पे 24 करोड़ की आवाम हैं जो कि इज़्ज़तदार तरीके से रोटी खाना चाहते हैं, हम दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, पनपना चाहते हैं। हम कोई किला विला नहीं है किसी चीज़ का। हम यहाँ पर अब जो है ना अपना एक बेहतर तौर पे ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और मुझे यकीन है कि इस तरह के दौरों से पाकिस्तान वहाँ जाए, वो यहाँ आए, आपस में अच्छे ताल्लुकात हों और ट्रेड हो, सबसे बुनियादी चीज़। बिल्कुल ठीक है। ये एहतशाम साहब, ये इस्लामाबाद में जो इस वक्त महाज बना हुआ है,
खुदा ना खास्ता जो सोशल मीडिया पर बातें हम देख रहे हैं, जो भी इस हवाले से सियासी पंडित कह लें वो भी इस हवाले से बातें करें, हम ये भी बातें हो रही हैं कि खुदा ना खास्ता मार्शल लॉ की तरफ मामला ना चले जाएं। ये सिचुएशन को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं अभी? हमने शुरू में मैंने टोटल जिसको कहते हैं फोकस किया था एससीओ को और भारत के कॉन्टेक्स्ट में, और हमारे साथियों ने सारी सियासत भी इसमें लिया है। ठीक है, अच्छी बातें की उन्हें। अब सवाल इस वक्त ये जो आप सवाल पूछ रही हैं, देखिए हमने ये अब दारुल-ए-हुकूमत में ये सब कुछ होगा, इट विल नॉट गिव गुड सिग्नल टू द आउटर वर्ल्ड। अब यहाँ पे डेवलपमेंटिक कम्युनिटी भी है, वो बैठ रही है। इतना बड़ा आप देख लें, ये फोरम का इजलास होने जा रहा है। अभी 3 दिन का दौरा खत्म हुआ, आगे चले गए इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर। अभी आप देख लें, बड़े दिनों से यही बातें होती हैं कि जी अब क्या होगा। एक जगह इस्लामाबाद एक छोटी सी जगह है कि वहाँ पे मसला ये कि सारी की सारी सियासी जमातें, चाहे पीपल्स पार्टी है, PTI है, PMLN है, JUI है, ANP, उनको सबको लगता है कि अपने अहदाफ हासिल करने के लिए वी हैव टू रीच टू D-Top। अभी आप देख लें जो मंजर हुआ है सुबह से अब तक, तो बहुत ही मामला गर्म हुआ है, चाहे एक्सप्रेस वे है, चाहे क्लोज टू गिरफ्तारियां और मामला कहते हैं जी हाँ। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कोई अच्छी चीज़ें सामने नहीं आ रही, बावजूद इस बात के कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग टोलियम में पहुंच गए हैं और रजिस्टर प्रोटेस्ट उन्होंने करवा दिया। अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट। तो बजाय जिस तरह लग रहा है कि कल फिर वो लाहौर में करने जा रहे हैं, गंडापुर साहब कह रहे हैं मेरे रात रहने दें यहाँ अटक के पास, फिर मैं आऊँगा यहाँ पे, तो ये तो लग रहा है मुसलसल एक एहतजाज की कैफियत है। तो ये किसी तरह हुकूमत के लिए, रियासत के लिए, सियासत के लिए ठीक नहीं है। अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल आमना कि माशाल्लाह वाली कैफियत, उसकी वजह कि वो माशाल्लाह के ज़माने चले गए। वैसे तो हतमी तौर पे हम किसी बात को कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन तारीख ये बताती है और तजर्बा ये बताता है कि माशाल्लाह यह एक डिक्टेटरशिप हमारे मुल्क में जब लगी है तो उसको टेस्ट जब तक अप्रूवल अमेरिका की नहीं मिली, वेस्ट की नहीं मिली, तो कभी नहीं हुआ। अब अमेरिकन इंटरेस्ट, लेकिन हम जो देख रहे हैं मामला, उसमें जो अपोजिशन की जानिब से या इस वक्त PTI खास तौर पे जो जिस तरह से उनके पेजेस पे भी डू और डाई वाले मामला इस पे लिखा जा रहा है, ये एक हैसियत जो कि ख़तरात को दिखा रही है या कुछ ऐसे अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन खुदा न खास्ता ऐसे मामलात नहीं होंगे और जिस तरह से अभी सिचुएशन जारी है उसको हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद अहम स्टोरीज उन पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक अहम मामला जो हम देख रहे हैं, तकरीबन एक डिकेड से भी ज़्यादा अरसे से कौमी एयरलाइन PIA की जो प्राइवेटाइजेशन की बातें तो हो रही हैं, लेकिन इस पर हमें एक्शन या इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसकी एक रीज़न कौमी एयरलाइन पर कई 100 अरब रुपए के वाजिबात को भी करार दिया जाता है। हमारे तज्ज़ियाकारों की राय के ऐन मुताबिक इस मरतबा फिर कौमी एयरलाइन की निजकारी यानी प्राइवेटाइजेशन 1 माह के लिए मजीद मौखर कर दी गई है। पहले भी रिसर्च स्केड्यूल किया गया था, 1 अक्टूबर इसकी डेट दी गई। अब इसको कहा जा रहा है कि 31 अक्टूबर तक ये मामला जा सकता है। इस हवाले से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि कौमी एयरलाइन यानी PIA खरीदने में दिलचस्पी रखने वाले कंपनीज़ ने नई शराइत सामने रख दी हैं, जिसके बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फारिग कर दिया जाएगा। जबकि सेनेट की निजकारी कमेटी के इजलास में चेयरमैन कमेटी ने सवाल किया कि PIA की बिड 1 अक्टूबर को होनी थी, वो क्यों नहीं हो सकी। अब सवाल ये भी है कि PIA की जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर क्या मसाइल इस वक्त सामने आ रहे हैं, क्या रुकावटें हैं, प्राइवेटाइजेशन अब तक हो क्यों नहीं पा रही। एक तो ये कहा यूरोपियन यूनियन की जानिब से जो यूरोप को जाने वाली PIA की फ़्लाइट्स थी उस पर एक जो बैन लगाया गया है। एक मसला जो लो कंसर्न है, जो इसके बिडर्स हैं उनकी जानिब से एक मेजर कंसर्न ये भी है। तो इसके अलावा और क्या क्या मामला हो सकते हैं, और ये चूँकि ये खबरें भी हैं कि यूरोपियन यूनियन की जानिब से जो इस पर एक बैन लिफ्ट किया गया है, एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA की जानिब से हो सकता है इस साल के आखिर तक ये बैन उठा लिया जाए। ऐसे एक्सपेक्टेशन भी है कि इसको शायद लिफ्ट कर लिया जाए। अपने तज्ज़ियाकारों की जानिब जाते हैं और उनसे इस मामले पर तज्ज़िया लेते हैं। असद, क्या कैसे देख रहे हैं, क्या बेसिकली इश्यूज़ क्या हैं? जी, इसके अंदर बेसिकली मेरा तो अपना ख्याल है कि ये जो मुखर हुई है, ये बात सच हो सकती है कि जो बिडर्स हैं उनकी नई शराइत जो हैं वो सामने आई होंगी। पहले तो ये कहा जा रहा था कि जी जो एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने का एक हुकूमत ने बिडर्स को कहा है कि आप इनको कैरी ऑन रखें फॉर कपल ऑफ ईयर्स, तो ज़ाहिर है फिर तो लोग डिस्करेज ही होंगे। उसके अलावा जो आपने उसकी जो डेट की बात की, वो लगभग आप समझ लें 800 बिलियन
का एक डेट है जिसके अंदर 600 बिलियन जो है हुकूमत जो है वो होल्डिंग कंपनी में डाल देगी और 200 बिलियन पास ऑन होगा जो बिडिंग जो भी लेकर आएंगे। तो डेट जो है वो पूरे का पूरा आप बिडर्स पे नहीं पास ऑन कर रहे। मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त तक इसके अंदर दो जो सही कंटेंडर्स हैं और उन दोनों बिजनेसेस का एयरलाइन बिजनेस से ताल्लुक़ नहीं है और वो अपनी जो बिडिंग है उनके अंदर दोनों स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मामलात इनके लोगों का और अमले का है, ये एक ना इतनी सीधी सादी चीज़ नहीं है। PIA के पास 3 बेसिक चीज़ें हैं जो ऑफ वैल्यू हैं। एक तो एग्जिस्टिंग जो कुछ जहाज़ हैं उनको आप डाल लें जो कि तादाद बहुत ही कम है, मतलब एक नेशनल कैरियर के लिए, किसी भी कैरियर के लिए जो इंटरनेशनल रूट्स हैं उन पे ऑपरेट करें तो हमारे पास बहुत कम जहाज़ हैं। दूसरा, हमारे रूट्स देमसेल्व्स जो कि जैसे आपने जिक्र किया यूरोपियन यूनियन वाले बंद पड़े हैं लेकिन वो शायद खुल जाएँ, और बाकी आपके अमेरिका के जो रूट्स हैं वो बड़े बेहतरीन है। आपका लंदन वाला रूट जो है UK का वो बहुत बेहतरीन है। आप इन सारी चीज़ों को, और तीसरा जो हमारी वर्कशॉप्स हैं, अब वर्कशॉप्स के अंदर भी खासा अमला जो है वो एम्प्लॉयड है लेकिन काम करने को नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस जब हो एक फ्लीट की तो एक अलग बात होती है, मेंटेनेंस हो चंद जहाज़ों की वो डिफरेंट होता है। सो इसके अंदर जो भी बिडिंग के लिए आएगा उन एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए बात ये हो रही है कि आप फ्लीट एनहांसमेंट करेंगे, आप इंट्रोड्यूस करेंगे नए मॉडर्न जहाज़। अब वो आया बोइंग से होते हैं, एयरबस से होते हैं, वो एक अलग बहस है, बट आप फ्लीट एनहांसमेंट करेंगे तो ये जो सारे लोग जो इस वक्त अनएम्प्लॉयड होने को जा रहे हैं शायद इनकी यूटिलिटी जो है वापस क्रिएट हो जाए और इनके लिए रूम बन जाए। और यही मेरे नज़दीक एक आर्ग्यूमेंट है जो कि बिडर्स और जो हुकूमत है वो आपस में तय नहीं कर पा रहे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर का परसों का बयान है कि इस साल के एंड तक ये निचकारी जो है ये मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर आप ये देखें कि पोटेंशियल आगे फिर आपके पास चीज़ें क्या है कि PIA को अगर हम सक्सेसफुली प्राइवेटाइज कर पाते हैं एज अ कंट्री तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होएगा राइट डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि जो बाकी आपके जो इदारे हैं उनको भी फिर आप मोर और लेस सेम मॉडल के अंदर आप रिविजिट कर सकते हैं और उनको भी आप बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ ले जा सकते हैं। हल यही है अनफॉर्चुनेटली, और इसको ठीक करना पड़ेगा। और आजकल की मॉडर्न जो दुनिया है जिनमें एविएशन बिजनेस जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है, उसके अंदर PIA सिर्फ अपनी रूट्स की वजह से एक बहुत बेहतर एयरलाइन बन सकती है अगर जो बिडर बीच में आ रहे हैं वो इसको सीरियसली लेके जाएं। आप ये देखें कि हमारी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसके अंदर आप अगर इसको पाकिस्तान को एक हब बना लें और आप साउथ ईस्ट के साथ जो है जो एयरलाइंस है वो रूट्स आप नए भी बना सकते हैं और पाकिस्तान उससे स्ट्रेटेजिकली बड़ा एक अच्छा हब बनता है। हाँ। और वो ज़्यादातर जो उसके अंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, तो जाहिर है जब आप हब बनते हैं इसके अंदर एयरपोर्ट्स भी आ जाते हैं और इसमें ढेर सारी और वो चीज़ें आती हैं जो कि बाकी इंटरनेशनल एयरलाइंस, खासतौर पर मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस तमाम दुनिया के टूरिस्ट को फराहम करती हैं। और पाकिस्तान को फिर ये भी सोचना पड़ेगा एज एन एयरलाइन कि आप सारी लोगों के साथ मुकाबला कर रहे हैं तो आप किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं, और वो मुकाबला जो है वो आपको फिर करना पड़ेगा, वरना कोई बिडर इस वजह से नहीं आएगा कि रुकावटें जो हुकूमत फिर किसी और तरह से डाल दे। हमाद, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आप देख रहे हैं इसकी प्राइवेटाइजेशन होते हुए देखना। दूसरा, पोटेंशियल जो बिडर्स हैं उनके कंसर्न सुने जा सकते हैं और वे फॉरवर्ड निकाला जा सकता है। तो इस मामले पर अभी कुछ हो नहीं रहा, काम नहीं हो रहा, क्या इश्यूज क्या है? मेरे ख्याल से जी हम बहुत ओवर एम्बिशियस टाइमलाइंस रख लेते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर पे देखें, कमर्शियल सेक्टर में देखें, हम कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम जिस पहले दिन ही फीता काट दें वहां पर। ऐसा नहीं होता। जो प्रैक्टिकल टाइमलाइंस हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। खासतौर पे प्राइवेटाइजेशन को अगर आप देखें, KEST की मिसाल देखिए, हैवी इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स की मिसाल देखिए, तो बिडिंग की भी 18 माह के बाद जाके वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। प्राइवेटाइजेशन के लिए अक्सर कहा जाता है ऐसे प्रोसेस के लिए कि द लास्ट माइल इज ऑफन द टफेस्ट। तो हम ये एम्बिशियस, जो ओवर एम्बिशियस टाइमलाइंस रख लेते हैं, उनको पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। PIA कोई पहली एयरलाइन नहीं है दुनिया में जो प्राइवेटाइज हो रही है। इससे पहले मार्गरेट थैचर के दौर में जो ब्रिटिश एयरवेज को किया गया था उस पर भी बहुत वक्त लगा था। ब्रिटिश एयरवेज को देखने के बाद 1988 में इंडिया ने सोचना शुरू किया कि अब इंडियन एयरलाइंस को भी प्राइवेटाइज करना चाहिए। वो सोचने में उनको 12 साल लग गए। प्रोसेस जो उनका स्टार्ट हुआ 2000 में जाके स्टार्ट हुआ और उसकी कंप्लीशन भी 20 से 22 साल में हुई, यानी कि 2020 में हुई थी कंप्लीट या 2022 में हुई थी। हमें उम्मीद है कि इतना टाइम हमें नहीं लगेगा, हम जल्दी कर लेंगे, लेकिन इतनी ओवर एम्बिशियस टाइमलाइंस हमें नहीं रखनी चाहिए। एक चीज जो खुशाइंद इसमें नजर आती है वो ये नजर आती है कि कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है गवर्नमेंट की। ये गवर्नमेंट हो, इंटरिम गवर्नमेंट हो, पिछली हुकूमत हो, वो PIA को लेके उन्होंने पॉलिसी बदली नहीं है। इसकी शायद एक बड़ी रीजन जो है वो आलमी मालियाती इदारे हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा ये तकाजा है कि अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमने या तो टैक्स समझा हुआ है और टैक्स के अलावा हम दिमाग इस्तेमाल कर नहीं रहे कि किस तरीके से अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में प्राइवेटाइजेशन ही हमारे लिए एक
रास्ता निकलता है जिसको हम आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी इकोनॉमी के लिए इस वक्त ये एक ऐसा होली ग्रेल बन चुकी है PIA की प्राइवेटाइजेशन, जिसको हासिल करना हमारे लिए इंतहाई अहम है, लेकिन हमें पता नहीं है हमें कि कैसे हासिल करना है और वहां तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि रास्ता खासा कठिन होगा। एक बात तो ये। दूसरी तरफ अगर हम इस चीज को जल्दी अर्ली कंप्लीशन चाहते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को खरीदार की जगह रख के सोचें। जब दुनिया IT की बात कर रही है, जहां दुनिया में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज फिनटेक में है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज इलेक्ट्रॉनिक कार्स में है, स्पेस टेक्नोलॉजी में है, तो आखिर क्या वजह है कि हम इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे? उसके लिए हमें चाहिए कि हम कोई ना कोई ठोस पॉलिसी दें उनको, कोई ऐसे सहल इंतजामी ढांचे की यकीन दहानी कराएं कि आने वाले वक्त में भी उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। इंतजामी ढांचे की अगर मैं आखिरी बात करूं तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो इस पूरे अमल की निगरानी कर रहा है, अगर उसी के इंतजामी ढांचे की बात करें तो वो भी काफी गौरतलब है। हमने देखा है कि वहां पर भी हर सरकारी इदारे की तरह मेन जो पोजीशंस हैं वो सरकारी बाबुओं को दी जाती है। प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को के लिए ना तो करियर पाथ है, ना उनको मार्केट रेट के ऊपर सैलरी दी जाती है। तो इन चीजों के बारे में हमें सोचना होगा। इन चीजों के बारे में सोचना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर किराए लेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। सक्सेसफुली प्राइवेटाइजेशन PIA की करने के लिए इस वक्त क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे एहतशाम साहब? ना इसमें तो बड़े वाज़ेह तौर पे एक चीज़ अब समझ आ गई है कि हुआ क्या है, कहाँ पे क्या हुआ। 6 बिडर थे, 2 बिडर की अभी हमारे दोस्तों ने भी बात की है, वो कौन थे हमें भी पता है, उनका कोई एयरलाइन का तजर्बा नहीं है। ये तो आप हिंदुस्तान में भी देख लें क्या हुआ। राफेल जो तैयारे जो है ना $1 बिलियन का प्रोजेक्ट रिलायंस अंबानी को दे दिया गया। मोदी साहब ने उन्हें नवाजना था इसलिए दे दिया गया। देखिए हमारा मसला जो है कि अभी दिन ब दिन जो हमारे बिडर्स हैं ना वो क्योंकि कम है, और उसकी वजह यह है कम होने की वजह से वो अपनी नई नई शराइत लेके आ रहे हैं और बड़ा टाइम लगता है। सही कहते हैं रोहिला कि जी इसको जितनी जल्दी के साथ करने की कोशिश की जा रही है, इसमें मेरा ख्याल है बहुत ज्यादती की जा रही है। अभी आप देख लें 1 महीना पहले सारे वजीर लोग कहते थे, ख़ासतौर पर हमारे इस पे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा, निशकारी के मिनिस्टर ने भी कहा कि जी नथिंग डूइंग, ये इस महीने हो जाएगा। फिर नहीं हुआ, फिर 1 महीने का और टाइम दे दिया। देखिए अब जो लेटेस्ट शराइत आई है ना, जो मेरी समझ से बाला है कि जो पहले चीज़ें तय हो जानी चाहिए थी आमला, वो तय नहीं हुई। मसला वो कह रहे हैं कि हमें PIA के कोई एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए, हम सबको फारिग करें। 7 से 8 हज़ार के करीब एम्प्लॉयज़ हैं, भाई क्या कितने रखने हैं कितने नहीं रखने, जबकि ये तय हो गया था कि जी 3 साल तक इन एम्प्लॉयज़ को आप नहीं निकालेंगे। दूसरा जो है ना वो जिस बात पे मैं कहूँगा जो मुकर गए हैं, जो तय करके मुकर गए हैं 6 के 6 बिडर के, जो $500 बिलियन का जो उन्होंने कहा था कि जी हम इस पर पैसा लगाएंगे, वो पैसा नहीं लग रहा। अभी हमारे टोटल जो इस वक्त देख लें ऑपरेशन जहाज़ हैं वो कहा जा रहा है 20 है, तो तादाद इनकी 24 तक करनी थी, इसको डबल करना था। ठीक है जी, अब डबल भी नहीं हुई। अब दूसरा सवाल ये कि जी अब ये मामला कैसे, वैसे तो सिनेरियो बहुत अच्छा लग रहा है कि जी अगर हो जाता है प्राइवेटाइजेशन हो जाती है, लेकिन ना जो लोग कह रहे हैं कि रिवाइवल नहीं हो सकती। कहा जाता था जी इसको ₹1 में भी बिकता है, PIA तो दे दिया जाए। अभी हमें जो सेटबैक बहुत सारी है उसमें वो सेटबैक भी आपको याद होगा, यूरोपियन यूनियन के कॉन्टेक्ट में आना, खास तौर पर इंग्लैंड के कॉन्टेक्ट में PTI के शहरी आबादी के वजीर गुलाम सरवर खान ने जब असम्बली में कह दिया था कि जी सारे हमारे जो मेजॉरिटी पायलट्स हैं उनकी अपना जाली उनकी डिग्रीज हैं, उसके बाद से आप देख लें हम पे अफसाद नाजुल है कि उन्होंने आज तक हमें बैन किया हुआ है। अब सवाल ये कि जी PIA को आपने प्राइवेटाइज करना है, और ये बार बार हम बात कहते हैं कि जी बड़ा शफाफ तरीके से करना है, तो शफाफियत गवर्नमेंट के साइड पे भी नज़र नहीं आ रही, और जो पार्टिसिपेंट है जो बिडर्स है ना वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उस शराइत पे अपनी दे के तो ख़रीदना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को अपने तौर पर तय करना चाहिए कि जी किस तरीके से कितनी जल्दी प्राइवेटाइज करना है, और इसमें जो नकाइश मसाइल रह गए हैं वो उसको दूर करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हमारी बाकी प्राइवेटाइजेशन रुकी है। स्टील मिल तो पीपल्स पार्टी नहीं होने दे रही, उनके और अपने मसाइल हैं, बाकी भी रुके हुए हैं। तो ये कोई मैसेज अच्छा नहीं जा रहा, एग्जैक्टली इंप्रेशन अच्छा नहीं जा रहा, पहली प्राइवेटाइजेशन इस तरह से इस मामले में हो रही है। अली आपके पास यकीनन कुछ इंटरेस्टिंग होगा इस हवाले से, क्या ये तारीख पर तारीख वाला मामला चलता रहेगा, या ये अब 31 अक्टूबर तक हम रखें कि हो जाएगा मामला तय? देखिए मैं अभी तक ना कोई मुख्तलिफ जगहों पे कोई मिला के कम से कम 8 से 10 एपिसोड PIA के ऊपर कर चुका हूँ, और जितनी मैंने गुफ्तगू की है वो सारी की सारी स्पेकुलेशन है, क्योंकि हमें बताया ही नहीं जा रहा कि असल में हो क्या रहा है। इतना इसको एक सीक्रेट रखा जा रहा है, जैसे ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई खुदा ना खास्ता कोई ड्रग्स का कारोबार हो रहा है कि इसकी कोई डिटेल बाहर ना आ जाए। मतलब ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखी जाती? एक स्टेट का इदारा है,
उसको प्राइवेटाइज होना है। हम सब इसके स्टेक होल्डर हैं, हमें सबको पता होना चाहिए कि जी क्या शराइत रखी गई थी, क्या मानी गई, कहाँ पे आके हर्डल है, क्या हम उनको लुक्रेटिव किस्म की डील दे रहे हैं, कहाँ पे वो हमसे कोई गारंटी चाहते हैं। भाई हमें समझा जाता है कि हम कुंद ज़ेन हैं, हम कम दिमाग वाले हैं, हम इन डिटेल्स को समझ नहीं सकेंगे, हम इनकी ताब नहीं ला सकेंगे। और भाई बताओ लोगों को, लोगों का इसमें हिस्सा है। अब वो जो पीपल्स पार्टी वाली बात है, सो पीपल्स पार्टी जो है वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीका पेश करती है प्राइवेटाइज करने का, अगेन जिसमें उस पर बहस होनी चाहिए, उसमें सब स्टेक होल्डर बैठ के बात करें। वो कहते हैं कि आप इस तरह से एक कंपनी से जो पैसे पकड़ के उसके हवाले करते हो, आप इसको स्टॉक एक्सचेंज में फ्लोट कर दो, ठीक है। अब इसके अपने मेरिट्स डीमेरिट्स होंगे। अगेन हर किस्म के मशवरे को, हर बात को डिस्कस होना चाहिए। पार्लियामान हमने रखी क्यों हुई है? ये इतने लोगों को हम जो टीए देते हैं वहां पे हर इजलास कराने का, तो ये उसमें डिस्कस करें, वो सारा लाइव ट्रांसमिट करें, मैं और आप बैठ के इन्फॉर्म्ड तरीके से इसके ऊपर बात करें, लेकिन हमें पता ही कुछ नहीं है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जिसको भी दे रहे हैं, देखें इवेंचुअली जब इसकी डील हो जाएगी, अल्लाह करे जल्दी हो जाए, जल्दी देर जब भी, सऊदी अरब हमारा भाई मुल्क है, बहुत अमीर, दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक है। वो अपनी एयरलाइन जो है ना प्रेजेंस के लिए रखते हैं, उनको उसमें से पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। वो पैसे नहीं भी आएंगे तो उनकी एयरलाइन चलती रहेगी, उनके मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आप दुनिया की किसी भी एयरलाइन के साथ जो प्रॉफिट के लिए ये काम कर रही है, जो कि इवेंचुअली पाकिस्तान ने भी करना है, क्योंकि पाकिस्तान तो अब सीधा सीधा प्राइवेटाइज करने जा रहा है, तो अब तो प्रॉफिट के लिए ही होगा जो भी होगा। सो इनको वो सारी इजाज़तें देनी पड़ेंगी जो कि दूसरी एयरलाइंस देती हैं, वो तमाम सर्विसेज देनी पड़ेंगी जो दूसरी एयरलाइंस देती हैं। वरना आप असद निज़ामी ने जिस तरह कहा कि बेशक इसको हब भी बना के देख लें, साथ ही आपके 2.5 घंटे पे हब एक और है दुबई, लोग वो क्यों ना ले लें, आपका हब क्यों लें। सो आपको तमाम सर्विसेज देनी पड़ेंगी। इसके लिए आप कौम को आज से तैयार करना शुरू करें और इसके जो है इसके आगे जो भी हर्डल्स हैं उनको आज से रिमूव करना शुरू करें। वरना वही होगा कि ये प्राइवेटाइज होने के 4 साल बाद पता लगेगा कि टर्न अराउंड अभी भी नहीं हो सकता। और ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इनका फ्यूचर क्या होगा? ये एक कंसर्न ये भी है कि एजिंग फ्लीट है, तो इस हवाले से क्या तय पाएगा? जी देखिए, वो तो सादी सी बात है, हमने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए थे। जाहिर है सरकार अपने कॉन्ट्रैक्ट से नहीं हिल सकती, उसकी वजह ये कि वरना कल को रियासत पे एतबार कौन करेगा। तो इनको अगर तो वो एडजस्ट होते हैं फ्लीट बड़े होने से तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी जो नहीं एडजस्ट होते हैं उनको गोल्डन हैंडशेक दें, उनको किसी और इदारे में शिफ्ट कर दें, किसी और महकमे में शिफ्ट कर दें। था 3 साल तक नहीं निकाला जाएगा, ये तो सबने एग्री किया था बिडर ने, अब वो क्यों मुकर रहे हैं इससे? सही चलें, एक ये मामला भी हमारे सामने आ रहा है जी अली, क्योंकि उनको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं नजर आ रही ना। हम यहाँ पे बैठ के हर टीवी चैनल पे कहते हैं कि पीआईए का मसला ओवर स्टाफिंग है, और हम साथ ये भी चाहते हैं कि जो प्राइवेट आ रहा है वो बेचारा उसको बर्दाश्त कर ले, क्यों करे। चलें जी, मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हुआ चाहता है आपका टेक, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।